नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम लोकतंत्र 2012 में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर की, जहां पर आज चुनाव प्रचार थम चुका है। साथ ही बताएंगे कि 13 दिसंबर में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां पर किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। गुजरात में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार खत्म। 13 दिसंबर को 87 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने लगाया दम। राहुल गांधी और लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नेताओं ने की रैली। 13 दिसंबर को कई नेताओं की किस्मत दांव पर। अर्जुन मोढवाडिया और केशुभाई पटेल समेत कई दिग्गज मैदान में। गुजरात में भारी मतदान की कोशिश में चुनाव आयोग जगह जगह चलाए जा रहे हैं जागरूकता अभियान। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले दौर का प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम गया। विधानसभा की 182 सीटों में से 87 सीटों पर पहले चरण में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे और इनमें गुजरात के 15 जिले शामिल हैं। गुजरात के दक्षिण मध्य और सौराष्ट्र के इलाकों में कई दिनों से चल रहा धुआंधार चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो गया। सत्ता की दौड़ में शामिल सभी बड़ी पार्टियों ने इस दौरान अपना पूरा दमखम लगा दिया। मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के वादे हुए। अंतिम दिन भी जोर आजमाइश काफी तेज थी और सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा था। कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव राहुल गांधी ने आज आखिरी दिन 3 रैलियां की। शाम 5 बजे से पहले उन्होंने साणंद, जामनगर और अमरेली में लोगों को संबोधित किया। कांग्रेस के कई आला नेताओं ने 3-4 दिन से उन जगहों का दौरा किया जहां पहले दौर में वोटिंग होनी है। इनमें अनुभवी नेताओं के साथ पार्टी के कई युवा चेहरे भी शामिल थे। पहले दौर के चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 2 बार गुजरात गईं। पार्टी के लिए प्रचार करने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रविवार को गुजरात आए थे। बीजेपी के नेताओं ने भी प्रचार थमने से पहले आज कई जगह रैलियां की। लालकृष्ण आडवाणी ने साणंद में सभा को संबोधित किया, जबकि स्मृति ईरानी ने पोरबंदर में रोड शो किया। पुरुषोत्तम रूपाला ने सौराष्ट्र इलाके में रैली की और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई जगह पर लोगों से मिले। गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ रही गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल भी रोड शो और चुनावी सभा में पीछे नहीं रहे। महीने भर में उन्होंने कई रैलियां की। जीपीपी ने चुनावी समीकरण को इस बार बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पार्टी के लिए गुजरात में बीते कुछ दिनों में कई रैलियां की। अपनी रैलियों में सभी पार्टियां विकास के इर्द गिर्द ही एक दूसरे को घेरती नजर आईं। 13 दिसंबर को मतदान के लिए चुनाव प्रचार यूं तो थम गया है, लेकिन अगले 2 दिन तक उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजते ही थम गया। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस के जीत के अपने अपने दावे हैं और दोनों ही राजनीतिक दलों ने रैली करके अपनी अपनी ताकत दिखा दी है। हालांकि इसका फैसला अब मतदाता को ही करना है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो पहले चरण की 87 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और अब देखना अहम होगा कि इन सीटों पर इस बार किसका दांव सही लगने वाला है। पंचानन मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे अहमदाबाद से। पंचानन, असल में इन 87 सीटों में अगर कहें तो पहले चरण में इस बार क्या नया दिख रहा है पिछले चुनाव से अगर तुलना करें, क्योंकि पिछली बार यहां पर बीजेपी को खासी बढ़त हासिल हुई थी। जी कविंद, आपने जैसा कि अपने रिपोर्ट में ही दिखाया है कि इस बार जो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। पिछली बार जो उन्होंने पूरा विकास पे मुद्दा फोकस किया था, पूरा फोकस इस बार गुजरात पे नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी नजर आ रहा है और उसके साथ में केशुभाई फैक्टर जो कि सौराष्ट्र में है, ये एक बहुत ही बड़ा जो है फैक्टर साबित हो सकता है। और आपने जैसा हमारी रिपोर्ट में ही देखा था कि इसके पहले कांग्रेस की जो शक्ति है उसने भी अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की है। जनता के बीच में मैसेज को कन्वे करने की जो है उनको कुछ कामयाबी से मिल रही है, जैसा उनका खुद का कहना है। तो इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये बदलाव किसके पक्ष में होगा ये तो मतदाता के हाथ में ही होगा। जी कविंद, असल में पंचानन, इस बार इस पूरे इलाके में अगर देखें तो क्या वो बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर जो वोटर हैं वो संजीदा नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस को आखिर किन मुद्दों की उम्मीद है जिसके सहारे वो कह रहे हैं कि जो जनता है वो उनके साथ खड़ी होगी और सत्ता परिवर्तन होगा?
जी, अगर कांग्रेस की बात करें तो उससे बात करने के लिए हमारे साथ खुद अशोक तंवर हैं, जो आईसीसी के सेक्रेटरी हैं और गुजरात के सह प्रभारी हैं। तो उन्हीं से हम सवाल करते हैं, सर ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसको इस बार लेकर कांग्रेस गई है और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो चंद लोगों की सरकार से आम आदमी की सरकार बने। मुद्दों का जहां तक सवाल है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके साथ साथ कुपोषण की समस्या है, बेरोजगारी है, किसानों के सुसाइडल केस हैं, किसान को जो वायदे किए गए आज आम किसान तक पानी नहीं पहुंचता है, सिंचाई की व्यवस्था का अभाव है, सैनिटेशन है। अगर हम देखें सौराष्ट्र की, और आपने दक्षिण गुजरात की बात करी, हम सौराष्ट्र के जब कस्बों में जाते हैं और बड़े शहरों में जाते हैं तो जिस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज गुजरात को बहुत विकसित प्रदेश की संज्ञा दी गई है, लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो आज हकीकत बहुत दूसरे तरीके की है। टीचर्स का अभाव है, स्कूलों में छठा वेतन आयोग है वो लागू नहीं हुआ, हमारे आदिवासी भाई हैं उनको अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो हर वर्ग मैं समझता हूं कि दुखी है। और जहां तक हाउसिंग की बात है, हमने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार बनाएगी तो जो भी हमारे शहरों में, गाँव में जो होमलेस हैं, जो जिनके पास घर नहीं है, उनको घर देने का काम करेंगी। साथ साथ जो नौजवान हैं 12वीं के बाद जो पढ़ाई करेंगे उनको लैपटॉप देगी। तमाम इन एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ साथ जो प्रदेश में हुआ है पिछले 12 वर्षों में उसको हाईलाइट करके, और किस तरीके से यूपीए की सरकार ने लगातार केंद्र की तरफ से सरदार मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी का पूरा समर्थन हमारे यहाँ प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ डिलीवर आम आदमी तक होनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं समझता हूं कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में जहां आज प्रथम चरण का चुनावी अभियान खत्म हुआ है, वहां पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। सोनिया जी की मीटिंग हो, हमारे प्रधानमंत्री। आपको रोकूंगा इधर, एक जो बड़ा मुद्दा है जो मोदी लेके जाते हैं विकास पुरुष का, वो आपको कितना बड़ा मुद्दा लगता है? विकास पुरुष का हम सब जानते हैं कि किस तरीके का विकास हुआ है। एक लोप साइडेड विकास हुआ है, वन साइडेड विकास हुआ है, और जैसा मैंने कहा कि चंद लोगों को कोड़ियों के दाम जमीन दे करके उस तरीके का विकास अगर विकास का मॉडल है तो मैं समझता हूं कि गुजरात की जनता इसको नकारेगी और सुनिश्चित करेगी कि सबका विकास हो, सामूहिक विकास हो, और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आगे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने जो है 2 बातें बोली हैं। एक तो गुजरात में लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं, दूसरा उन्होंने कुपोषण की बात की थी महिलाओं में। इसको आप पहली बार प्रधानमंत्री ने जो उनके खिलाफत की है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, कुपोषण की बहुत बड़ी समस्या है और मैं समझता हूं कि इसीलिए बार बार उसको एक मुद्दा बनाया गया। साथ साथ सुरक्षा की जहां तक भावना है, वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके की लीडरशिप रही है, चाहे वो अल्पसंख्यक की बात हो, चाहे वो दलित की बात हो, या कहीं भी जिसको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की जरूरत थी, संवेदनशील ना होकर के संवेदनहीन ये सरकार रही है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन आपका। तो जिस तरीके से पंचानन बता रहे हैं कि असल में किस तरह से इस पूरे इलाके में अगर कहें तो जो 87 सीटें हैं वहां पर इस बार के समीकरण पिछली बार की तुलना में खास अलग है, क्योंकि कई दूसरी पार्टियां, और खासतौर पर अगर हम बात करें केशुभाई पटेल की पार्टी के मैदान में आने के बाद समीकरण कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले दौर का प्रचार थमने के बाद लोगों को अब वोटिंग का इंतजार है और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक नजर डालते हैं 13 दिसंबर को पहले दौर के मतदान से जुड़े कुछ अहम आंकड़ों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले दौर के मतदान में करीब 1,81,00,000 मतदाता 846 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 95,81,000 है, जबकि महिलाओं की संख्या 46,04,000 है। कुछ उम्मीदवारों में 46 महिला प्रत्याशी हैं। उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 20 उम्मीदवार लिंबायत विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार गणदेवी और धर्मपुर क्षेत्र में हैं। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी ने सभी 87 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 84 सीटों पर, जीपीपी ने 83 सीटों पर, बीएसपी ने 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। निर्दलियों की संख्या 383 है, जबकि अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से 130 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव आयोग ने भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 87 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 21,261 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 6,903 को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर 21,261 ईवीएम मशीन्स लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से गुजरात राजस्थान सीमा को चुनाव आयोग के निर्देश पर सील कर दिया गया है।
पहले दौर के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला सौराष्ट्र क्षेत्र में है, जहां केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। गुजरात में बाकी 95 विधानसभा सीटों के लिए मतदान 17 दिसंबर को होगा। मतगणना का काम 20 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में पहले दौर के मतदान में 87 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। आइए देखते हैं कि पहले दौर में कौन कौन सी अहम सीटें हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले दौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया, गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष केशुभाई पटेल समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। इस दौर में सबसे अहम सीट है पोरबंदर। यहां से अर्जुन मोढवाडिया चुनाव मैदान में हैं। मोढवाडिया यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने पूर्व विधायक बाबू बोखीरिया को उतारा है। वहीं गुजरात परिवर्तन पार्टी यानी जीपीपी की तरफ से जयेश भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं। भावनगर ग्रामीण सीट से विधानसभा में विपक्ष के नेता शक्ति सिंह गोहिल किस्मत आजमा रहे हैं। यहां से बीजेपी ने परषोत्तम सोलंकी को खड़ा किया है। जीपीपी ने केशुभाई जसानी को इस सीट से मैदान में उतारा है। परिसीमन के बाद ये नई सीट अस्तित्व में आई है। 2007 विधानसभा चुनाव में शक्ति सिंह गोहिल और परषोत्तम सोलंकी दोनों अलग अलग सीटों से जीते थे। गुजरात परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल विसावदार से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी इस सीट को लेकर बेहद सचेत है, क्योंकि यहां से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने केशुभाई के मुकाबले राज्य मंत्री कानूभाई भल्ला को टिकट दिया है। लिमडी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने वन मंत्री किरीट सिंह जितूभा राणा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए सांसद सोमभाई पटेल को खड़ा किया है। वहीं जीपीपी के परवीन सिंह सोलंकी यहां से लड़ रहे हैं। बीजेपी को इस सीट पर बागी कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ रहा है। जामनगर ग्रामीण सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरसी फाल्दू चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ राघवजी भाई पटेल को टिकट दिया है। ये दोनों ही नेता बीते चुनाव में अलग अलग सीट जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन परिसीमन के बाद समीकरण बदले हैं। जीपीपी के प्राण जीवन कुंदरिया ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। गोंदल सीट से जीपीपी के महासचिव गोवर्धन झड़फिया चुनाव मैदान में हैं। इनके मुकाबले एनसीपी ने चंदूभाई बागसिया को उतारा है। पिछले चुनाव में यहां से बागसिया ने जीत हासिल की थी। इस सीट से बीजेपी ने जयराज सिंह जडेजा को टिकट दिया है। मांगरोल विधानसभा क्षेत्र से गुजरात विधानसभा अध्यक्ष गणपत वासवा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उनके खिलाफ तेजस चौधरी को टिकट दिया है, तो जीपीपी के विमलेश पटेल मैदान में हैं। इनके अलावा कई और सीटों पर दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। परिसीमन के बाद कई मौजूदा विधायकों को सीट बदलनी पड़ी है, तो कई के टिकट भी कटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 1666 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा करोड़पति हैं। कई मशहूर कारोबारी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में करोड़पति और कारोबारी उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है। 2007 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या में 16% इजाफा हुआ है। 17 दिसंबर को होने वाले दूसरे दौर के चुनाव में इनकी तादाद करीब 37% है। 401 उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर ये आंकड़े सामने आए हैं। दूसरे दौर की 95 सीटों के लिए 820 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 150 उम्मीदवारों की संपत्ति करोड़ों में है। सिद्धपुर से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बलवंत सिंह, चंदन सिंह राजपूत सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। इनकी घोषित संपत्ति 268 करोड़ रुपए है। राजपूत की गिनती राज्य के जाने माने कारोबारियों में होती है। डाभोई से कांग्रेस के सिद्धार्थ चिमनभाई पटेल 71 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। मानसा से बीजेपी उम्मीदवार डीडी पटेल के पास 69 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कांग्रेस में प्रति उम्मीदवार औसत संपत्ति 7 करोड़ 95 लाख रुपए है, तो बीजेपी में यह आंकड़ा 6 करोड़ 40 लाख रुपए है। एनसीपी उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 1 करोड़ 33 लाख रुपए है। गुजरात परिवर्तन पार्टी उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 1 करोड़ 19 लाख रुपए है। गुजरात के कई कारोबारी भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हीरा आभूषणों के कारोबारी हर्ष सांघवी मजूरा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले कांग्रेस ने कपड़ा व्यवसायी धनपत जैन को उतारा है। इनके अलावा डेयरी उद्योग और कोऑपरेटिव से जुड़े कई लोग भी चुनाव मैदान में हैं।
वहीं पहले दौर में भी करीब 30% उम्मीदवार करोड़पति हैं। पहले दौर के 846 उम्मीदवारों में से 147 उम्मीदवार करोड़पति हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग की कोशिश गुजरात में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की, और इसके लिए आयोग की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वडोदरा में दूसरे दौर में मतदान होना है और वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद आर राव से हमारे सहयोगी संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आयोग इस बार क्या नया कर रहा है। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वडोदरा के जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनोद आर राव। आपसे जानेंगे कि चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं और मतदाताओं के बीच में कैसा जागरण अभियान चलाया गया है। सर, इस बार मैंने ये देखा कि काफ़ी कैंपेन चलाया जा रहा है और ख़ासतौर पर वडोदरा में तो मैंने देखा कि काफ़ी एक माहौल बनाने की कोशिश हुई है। आपको क्या इरादा है कि कितना प्रतिशत तक मतदान बढ़ जाएगा? 2007 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें अराउंड 58.5% पोलिंग हुआ था। वो स्टेट एवरेज से लगभग 1 से 1.5% कम है। एक कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं जिसके अंतर्गत वोटर तक अवेयरनेस आ जाए, वो सेंसिटाइज हो जाए कि डेमोक्रेसी का वैल्यू क्या है, जो अधिकार है वो फ़र्ज भी है। सिर्फ कंप्लेन करना इतना ही एक सिटीजन का राइट नहीं, पर उनका फ़र्ज भी बनता है कि गुड गवर्नेंस की दिशा में हकारात्मक रीत से योगदान करे वोटिंग के माध्यम से। तो हम इस प्रयास में वडोदरा जिला में बहुत सारा प्रोएक्टिव प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में कर रहे हैं। सर, बाकी चुनाव की क्या तैयारियां चल रही हैं? कितना यहाँ फोर्सेज वगैरह का डिप्लॉयमेंट होगा? कितना और इलेक्शन मशीनरी में लोग लगेंगे यहाँ? हमारे ज़िले में 3150 पोलिंग स्टेशन है। हमने क्रिटिकलिटी मैपिंग, वल्नरेबिलिटी मैपिंग वगैरह हमने किया है और वल्नरेबिलिटी मैपिंग की प्रक्रिया तो सतत चलती प्रक्रिया है। वो इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक चलता रहेगा वो प्रक्रिया। उसके अनुरूप हमने फोर्सेस की मांगनी की। हमने जितना फोर्स का मांगनी की है वो परिपूर्ण रीत से हमको अवेलेबल किया जा रहा है। कुछ सेंसिटिव भी हैं सर जो पोलिंग बूथ यहाँ? हमने क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की दृष्टि से एनालाइज किया है जो इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस है। बाकी एक्सपेंडिचर के दृष्टि से सेंसिटिव 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने आइडेंटिफाई किया है। उधर भी एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कोई एक्सेस एक्सपेंडिचर ना हो उस प्रकार से प्रोविजंस हो रहा है। जिला में फ्री फेयर इलेक्शन इंश्योर करने के लिए 13 जनरल ऑब्जर्वर, 1 पुलिस ऑब्जर्वर और 6 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, ऐसे 20 ऑब्जर्वर आज के तारीख में उपस्थित थे। जो बड़े शहर हैं वडोदरा, जैसे एजुकेशन का पूरा हब है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न पार्ट की, यहाँ ये एक नॉर्मल टेंडेंसी रही है कि जो इस तरह के नेचर वाले सिटीज़ हैं, वडोदरा हो, इलाहाबाद हो, ये इन सिटीज़ में मतदान खासतौर पर शहरों में बहुत कम होता है। ये एक ऐसा काम है जो इन्फोर्सेबल नहीं है। आप टारगेट रख के वो टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को मैक्सिमम आप मोटिवेट कर सकते हैं, सेंसिटाइज कर सकते हैं। आप लोगों को इलेक्शन के दिन भी उठा के ला के वोटिंग करवा नहीं सकते। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम ब्रॉड एस्टिमेट हमारा ये है कि जितना मेहनत हम इस बार सेंसिटाइजेशन में कर रहे हैं उसके करंट से एटलीस्ट 10% का इंक्रीज होने की हमारा भी काफ़ी होगा। 10% हमारा असेसमेंट है, ऐसा नहीं है। दिस इज अवर विश। सो आई होप दैट आने वाले दिनों में ये जो डेमोक्रेसी का सच्चा अर्थ में जो सेलिब्रेशन है वो तब होता है जब एक सिटीजन पोलिंग बूथ जाके वोट दे के वापस आता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और चुनावी खबरें।
आमतौर पर मतदान के दिन हर बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आती हैं, लेकिन गुजरात में एक ऐसा मतदान केंद्र भी है जहां पर महज एक वोटर है। ये है जूनागढ़ का बानेज। एशियाई शहरों के लिए मशहूर गिर वन में स्थित है बानेज। वैसे तो बानेज का कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त इसका महत्व बढ़ जाता है। इसकी वजह है इस इलाके में एक ही मतदाता का होना। ये मतदाता है भरत दास गुरु दर्शन दास। 60 साल के भरत दास हर चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। मेरे लिए अकेले के लिए जो तो ये इतना बड़ा कीमती वोट है, तो अपनी जनता और भारतीयों को ये भी समझना चाहिए कि भाई अपना वोट कितना कीमती है। लोकतंत्र में एक वोट भी कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग इकलौते मतदाता का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना बाकी मतदाताओं का। आयोग की ओर से भरतदास के लिए बनेज में एक मतदान केंद्र बनाया जाता है और मतदान अधिकारियों को तैनात किया जाता है। इलेक्शन कमीशन की सूचनाओं से हमने मात्र एक वोटर होने के बावजूद भी इनके लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया है, जहां पर हमारी पूरी पोलिंग पार्टी 12 तारीख को जाएगी और महंत भरतदास दर्शनदास के वोट को ईवीएम में रजिस्टर करेगी। जूनागढ़ में पहले दौर में 13 दिसंबर को मतदान होना है। इस दौरान भरतदास भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2012 के आज के सफर में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और अहम चुनावी खबरों के साथ। गुजरात के सूरत में चुनाव आयोग की टीम ने हीरे की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि कतारगाम विधानसभा क्षेत्र की एक फैक्ट्री में बीजेपी उम्मीदवार ने शराब और साड़ियां रखी हैं, जिसे मतदाताओं के बीच बांटने की योजना है। इस शिकायत के बाद आयोग की टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। गुजरात के पहाड़ी और घने जंगलों वाले पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय समुदाय की बहुलता है। पूर्वी पट्टी के नाम से मशहूर इस हिस्से में विधानसभा की 26 सीटें हैं। इस इलाके में राज्य की कुल आबादी के 14 से 15% लोग रहते हैं जो जनजातीय समुदाय के हैं। जनजातीय वोटों को हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। पिछले चुनाव में ये वोट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बराबर बढ़ गए थे। गुजरात में इस बार कई पूर्व पुलिस अधिकारी भी चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। दाहोद में 3 पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अलग अलग सीटों से चुनाव मैदान में हैं। इसमें सूरत के पूर्व अतिरिक्त कमिश्नर वीडी वघेला झालावाड़ से बीजेपी के उम्मीदवार है, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पूर्व अतिरिक्त निदेशक जीके परमार भी चुनाव मैदान में हैं। पूर्व पुलिस अधीक्षक नागर सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राजकोट जिले के राज समाधियाला गांव में मतदान नहीं करने वालों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। गांव के लोगों ने हर हाल में मतदान कायम रखने के लिए ये परंपरा शुरू की है। जुर्माने की राशि 51 रुपए है। हालांकि किसी जरूरी काम से गांव से बाहर होने की वजह से मतदान नहीं करने पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है।